हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टू रैंडम सैंपल्स के लिए टी टेस्ट पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टू सैंपल्स ऑफ सोडियम बल्ब्स were tested for life and the following results were recorded. Is the difference in the means significant to generalize that type 1 is superior to type 2? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, सोडियम बल्ब के टू सैंपल्स को हमने लिया है। ठीक है। जिसमें से एक कैटेगरी है टाइप फर्स्ट की और दूसरी कैटेगरी है टाइप सेकंड की। तो ये दो सोडियम बल्ब्स के अलग अलग सैंपल्स हैं। ठीक है। टाइप 1 का जो साइज है सैंपल का वो 8 है, यानी टाइप 1 में जो है वो 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। और टाइप सेकंड जो सैंपल है आपका सोडियम बल्ब का, उसमें 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। और इसी तरह से यहाँ पर टाइप 1 का सैंपल मीन भी गिवन है। ठीक है। और सैंपल 2 का सैंपल मीन भी गिवन है। और इन दोनों टाइप के स्टैंडर्ड डेविएशंस भी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जब सोडियम बल्ब्स की टू कैटेगरी हैं, टाइप 1 और टाइप सेकंड, इनकी लाइफ को आपने टेस्ट किया कि किस बल्ब की, किस कैटेगरी के बल्ब की एवरेज लाइफ कितनी है, यानी उनका मीन कितना है। तो वो टाइप 1 की जो कैटेगरी है उसका मीन भी गिवन है और टाइप 2 की कैटेगरी का मीन भी गिवन है। दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस भी गिवन है। अब आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है, इज द डिफरेंस इन द मीन्स सिग्निफिकेंट टू जनरलाइज दैट टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप सेकंड। तो आपको ये टेस्ट करना है कि टाइप फर्स्ट कैटेगरी का जो बल्ब है वो सुपीरियर है किससे, टाइप सेकंड से, यानी उसकी लाइफ जो है वो बेटर है टाइप सेकंड से। ये आपको क्वेश्चन में टेस्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस स्टैटिस्टिकल टेस्ट का है। तो देखिए बात जो हो रही है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए आप, सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात हो रही है। और किसके बीच, मीन्स के बीच, यानी एवरेज लाइफ के बीच। तो जब भी बात होती है डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो तब वहां पर आप यूज करते हैं टी टेस्ट। ठीक है। तो मीन्स को आपने देखा और इसे देख के ही आपको पता चल गया कि आपको क्या यूज करना है, टी टेस्ट यूज करना है। अब टी टेस्ट भी वन रैंडम सैंपल के लिए यूज करना है या टू रैंडम सैंपल के लिए यूज करना है, ये भी चेक करना है। तो क्वेश्चन में आपको कितने सैंपल्स गिवन है, टू सैंपल्स गिवन है। यानी आपको यहाँ क्वेश्चन में जो टेस्ट यूज करना है वो टी टेस्ट यूज करना है टू रैंडम सैंपल्स के लिए। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक नल हाइपोथेसिस कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस लेते हैं हम, जिसको डिनोट करते हैं एच नोट से। और नल हाइपोथेसिस में हम क्या लेते हैं कि जो दोनों सैंपल्स हैं उनके मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। यानी हम क्या लिखेंगे नल हाइपोथेसिस में, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन लाइफ ऑफ टाइप 1 एंड मीन लाइफ ऑफ टाइप सेकंड बल्ब। कहने का मतलब टाइप 1 और टाइप सेकंड की जो मीन लाइफ है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और जब ऐसा है तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि टाइप 1 जो है वो टाइप सेकंड से सुपीरियर नहीं है, क्योंकि हमने उन दोनों की लाइफ में कोई भी डिफरेंस नहीं लिया है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी नल हाइपोथेसिस। अब इसके अगेंस्ट हम एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। ठीक है। उससे पहले इसको हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। देखिए टाइप 1 जो है उस सैंपल को हम एक्स से डिनोट कर दें।
और टाइप सेकंड जो है उसको अगर y से डिनोट कर दें तो इसका जो मीन होगा टाइप वन का वो x बार होगा, और टाइप सेकंड का जो मीन होगा वो बाई बार होगा। तो कहने का मतलब एच नोट को आप लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू बाई बार, यानी दोनों के मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों के मीन कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये नल हाइपोथेसिस हुई। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर आते हैं, जो कि नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जाती है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी हमारी H1। इसमें हम लेंगे टाइप वन इज सुपीरियर टू टाइप सेकंड। ठीक है, जो कि हमें चेक करना था। ठीक है, तो टाइप वन जो है वो सुपीरियर है किससे, टाइप सेकंड से। ठीक, तो इसमें इसको मैथमेटिकली अगर आप लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, H1 सच दैट एक्स बार इज ग्रेटर देन बाई बार। क्लियर। सुपीरियर कब होगा, जब टाइप वन सुपीरियर कब होगा, जब उसकी एवरेज लाइफ जो है एक्स बार वो टाइप सेकंड की एवरेज लाइफ से ग्रेटर होगी, तभी तो सुपीरियर होगा वो। तो इसका मतलब H1 हो गया आपका एक्स बार ग्रेटर देन बाई बार। अब आपको ये चेक करना है कि जो टेस्ट आप यूज करेंगे वो सिंगल टेल्ड होगा या फिर टू टेल्ड होगा। तो मैंने बताया था आपको, अगर H1 में आपका इस तरह का सिंबल मिलता है तो कहने का मतलब वो तो टू टेल्ड होता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन, लेस देन, मोर देन या सुपीरियर इस तरह के वर्ड्स, कॉम्परेटिव वर्ड आते हैं, तो उस केस में ये जो टेस्ट हो जाता है आपका वो सिंगल टेल होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो टेस्ट यूज होगा वो कैसा यूज होगा, सिंगल टेल, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए। अब हम सबसे पहले टी को फाइंड करते हैं। किसको फाइंड करते हैं, टी को। अब टी को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या गिवन है, N1, यानी पहले सैंपल का जो साइज गिवन है वो कितना है, 8, यानी N1 मतलब फर्स्ट सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो वो 8 है। दूसरे सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशन है, उसका साइज कितना है, 7, तो यानी N2 हो गया आपका 7। फर्स्ट सैंपल का जो मीन है यानी एक्स बार वो कितना गिवन है आपको, 1234। सेकंड सैंपल के मीन को हम बाई बार से डिनोट करेंगे, ये कितना गिवन है आपको, 1036। उसके बाद इन दोनों सैंपल्स के आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। तो फर्स्ट सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने S1 से डिनोट किया, और सेकंड सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को S2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना होता है टी, लेकिन टी से पहले आप क्या कैलकुलेट करते हैं, एस, क्योंकि जब तक एस कैलकुलेट नहीं होगा जब तक टी कैलकुलेट नहीं होगा। और एस का वो फॉर्मूला यूज करना है जो डेटा आपको गिवन है उस पर वो सुटेबल हो। तो देखिए ऐसा फॉर्मूला एस का आपको यूज करना है जिसमें S1 भी यूज हो, S2 भी यूज हो। ठीक है, N1 भी यूज हो, N2 भी यूज हो। तो ऐसा एस का फॉर्मूला कौन सा होता है, अंडर रूट N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस टू। और ये जो S होता है ये क्या होता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बोथ सैंपल का। तो अब इस S का फॉर्मूला हम यूज करते हुए S को फाइंड करेंगे। S1 S2 N1 N2 की वैल्यू हमें गिवन है, ये इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कैलकुलेट करते हैं S को। तो S के फॉर्मूले में हमने N1 S1 और N1 S1 N2 S2 ये सब वैल्यूज पुट कर दी और इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो S की क्या वैल्यू आई हमें, S की वैल्यू मिली हमें 40.731। तो ये S की वैल्यू मिल गई। अब S की वैल्यू आने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं T को। तो T का क्या फॉर्मूला होता है, T का फॉर्मूला होता है आपका, T इक्वल टू होता है एक्स बार माइनस बाई बार अपॉन S इंटू अंडर रूट
1/n1 प्लस 1/n2। देखिए एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन थी, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। वाई बार की वैल्यू गिवन थी, वो यहाँ पर पुट कर दी। एस की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 40.731, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। n1 की वैल्यू हमें यहाँ पर 8 गिवन है, तो 1/8 प्लस n2 की वैल्यू गिवन है 7, तो ये 1/7 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्लियर। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो टी की जो वैल्यू हमें मिल गई, वो कितनी मिली वैल्यू हमें टी की? 2.51। ठीक है। अब करते क्या है, अगर ये वैल्यू माइनस की होती है तो हम इसका मोड ले लेते हैं, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मिलेगी 2.51। तो ये मोड मोड टी की वैल्यू कितनी मिली है आपको? 2.51। और ये कैसी वैल्यू है टी की? जो आपने कैलकुलेट किया है टी को, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है टी की, तो इसलिए हमने इसको लिखा टी कैलकुलेटेड, मॉडुलस टी कैलकुलेटेड। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? 2.51। ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टू रैंडम सैंपल्स के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है टी टेस्ट के लिए? n1 प्लस n2 माइनस 2। अब n1 कितना गिवन था हमारा? 7 और 8 गिवन है, n1 n2, तो ये हमने 7 और 8 पुट कर दिया, -2। तो ये जब कैलकुलेट किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिल गई आपको? 13 मिल गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली आपको 13। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आप क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता तो आप अल्फा की वैल्यू वही लेते, लेकिन अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप इसको 5% ले सकते हैं, जो कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो 5% को आप क्या लिख सकते हैं? 0.05, क्योंकि जब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 0.05। तो ये आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाता है, तब आप टी की कैलकुलेटेड वैल्यू तो आपने यहां पर फाइंड कर ली है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिहाफ पर आप फाइंड करते हैं टी अल्फा। टी अल्फा का मतलब टेबल से आप टी टी टेस्ट की जो टेबल है उससे टी की वैल्यू देखेंगे किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर? 5% पर, यानी 0.05 पर। और किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर? 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। अब एक बात और याद रखनी है आपको, अगर आपके पास ज्यादातर जो टेबल्स होती हैं वो टू टेल्ड टेस्ट की टेबल होती हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है आपका यहाँ पर वो कैसा था? सिंगल टेल्ड था। तो ऐसे केस में जब आप वैल्यू देखेंगे तो इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का डबल कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंगल टेल्ड है ना। तो 0.05 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे तो कितना आएगा? 0.10। यानी आप टेबल से किस पर वैल्यू देख लेंगे? 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने आप देखेंगे किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर? 0.10 पर। तो ये वैल्यू हम देख लेते हैं टेबल से। तो ये वैल्यू मिली हमें 1.77। इसको डिनोट करते हैं हम टी अल्फा से, जो कि टी की कैसी है? टेबुलेटेड वैल्यू है, जो कि टेबल से देखी है हमने। अब क्या करते हैं हम, टेबल से जो वैल्यू मिली है और जो कैलकुलेट करके वैल्यू आई है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो हमने कंपेयर किया तो ये देखा कि जो टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टी की टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है। ठीक है। तो अगर ग्रेटर होता है तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है? रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि नल हाइपोथेसिस किस केस में एक्सेप्ट होती है? ओनली जब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू से लेस देन होती है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है टेबुलेटेड वैल्यू से। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस जो हो जाएगी वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब आप लिख सकते हैं डिसीजन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, यानी एच नोट जो है वो रिजेक्ट हो गया, तो आप बात किसकी मानी जाएगी? कौन सी बात ट्रू मानी जाएगी? जो H1 थी उसकी बात ट्रू मानी जाएगी। तो H1 क्या था? कि टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2। तो डिसीजन क्या होगा आपका? कि टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2। तो ये आपका फाइनल
सॉल्यूशन आ गया, यानी आपने चेक कर लिया कि टाइप 1 टाइप 2 से सुपीरियर था कि नहीं। तो डिसीजन आया कि टाइप 1 जो है बल्ब की कैटेगरी, वो सुपीरियर है किससे, टाइप सेकंड बल्ब से। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, two independent samples of 8 and 7 items respectively had the following values, ठीक है, of weight। सैंपल 1 सैंपल 2 गिवन है आपकी, उनमें जो भी ऑब्जर्वेशन हैं वो लिखी हुई हैं यहाँ पर। और चेक क्या करना है, इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ सैंपल सिग्निफिकेंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको दो सैंपल्स गिवन है, एक तो सैंपल 1 है और एक सैंपल 2 है। तो सैंपल 1 को आप x बोल सकते हो, सैंपल 2 को आप y बोल सकते हो। तो x जो सैंपल है इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है। आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पहले सैंपल का जो साइज है n1 वो कितना है, 8 है। और सैंपल 2 के साइज को अगर आप देखेंगे तो इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 7 ऑब्जर्वेशन है, यानी n2 कितना है आपका, 7 है। अब आपको ये चेक करना है कि सैंपल 1 और सैंपल 2 के मीन्स के बीच में क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको टेस्ट कौन सा यूज करना है। तो देखिए क्या चेक करना है आपको, सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट डिफरेंस और किसके बीच में, मीन्स के बीच में। तो जब भी सिग्निफिकेंट चेक करना होता है आपको, सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करना होता है मीन्स के बीच में। तो जब बात मीन की आएगी तो यानी आपको क्या यूज करना है, टी टेस्ट यूज करना है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन जो है वो आपका टी टेस्ट का है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नल हाइपोथेसिस कंसीडर करेंगे एच नोट, जिसमें हम मानकर ये चलते हैं कि दोनों सैंपल्स के बीच में, दोनों सैंपल्स के मीन्स के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यानी आप नल हाइपोथेसिस एच नोट को लिख सकते हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन ऑफ सैंपल 1 एंड मीन ऑफ सैंपल 2। तो अब देखिए सैंपल 1 है आपका x और सैंपल y 2 है y। तो यानी इन दोनों के मीन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सैंपल 1 का मीन क्या हो जाएगा, x बार, सैंपल 2 का मीन क्या हो जाएगा, y बार। अब इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी ये दोनों इक्वल हैं। तो एच नोट को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एच नोट सच दैट x बार इक्वल टू y बार। क्लियर है भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम एच नोट के अगेंस्ट एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, H1 ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं जिसको हम, जो कि एच नोट के अगेंस्ट जाती है, इस स्टेटमेंट का विरोध करती है। ठीक है, तो अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ सैंपल 1 एंड मीन ऑफ सैंपल 2। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस है, एक्स बार के और वाई बार के, यानी दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। अब इसमें ऐसा तो कोई वर्ड गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि एक्स बार ग्रेटर देन वाई बार, या सैंपल द मीन ऑफ सैंपल 1 इज मोर देन मीन ऑफ सैंपल 2। तो इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, यानी आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं H1 में कि एक्स बार और वाई बार जो है उनके बीच में डिफरेंस है, और जब डिफरेंस है तो यानी वो दोनों इक्वल नहीं है। तो H1 को आप लिख सकते हैं एक्स बार इज नॉट इक्वल टू वाई बार। अब H1 से आप ये भी चेक करेंगे कि जो टेस्ट आप यूज करेंगे वो टू टेल्ड टेस्ट होगा या सिंगल टेल टेस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जो साइन है ये नॉट इक्वल टू का साइन है। तो जब भी नॉट इक्वल टू का साइन होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब जो टेस्ट होता है आपका वो कैसा होता है, टू टेल्ड टेस्ट होता है। अगर नॉट इक्वल टू के साइन पर, नॉट इक्वल टू का जो साइन है इसके प्लेस पर ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता, तब ये सिंगल टेल्ड होता। तो अब कैसा टेस्ट यूज करना है आपका, टू टेल्ड टेस्ट आपको यूज करना है।
ठीक है, टी टेस्ट यूज करना है टू सैंपल्स के लिए। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपको, N1 8, यानी पहले सैंपल का साइज जो है वो 8 है, उसमें 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। और सेकंड सैंपल जो है आपका, उसका साइज 7 है, यानी उसमें 7 आइटम्स हैं, 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो N1 8, N2 हो गया 7। अब आप सबसे पहले फाइंड करते हैं S, क्योंकि जब तक S फाइंड नहीं होगा तब तक आपका T फाइंड नहीं होगा। तो S का क्या फॉर्मूला होता है, S का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2। तो पहले S फाइंड करना होता है, और S तब तक फाइंड नहीं होगा जब तक आपको x बार नहीं मिल जाता और y बार नहीं मिल जाता, क्योंकि S के फॉर्मूले में x बार और y बार इन्वॉल्व है। तो यानी सबसे पहले जो आपको कैलकुलेट करना है वो x बार यानी फर्स्ट सैंपल का मीन, और y बार यानी सेकंड सैंपल का मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x बार और y बार को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो डेटा गिवन है हमें, सैंपल 1 को हमने x बोल दिया और सैंपल 2 को हमने y बोल दिया। जो डेटा गिवन था वो डेटा हमने लिख लिया। अब हम x और y के टोटल फाइंड कर लेते हैं इनके। इस कॉलम का टोटल यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, इसका यहाँ पर टोटल आ जाएगा सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके। तो टोटल आ गया x का 94, यानी समेशन x 94, समेशन y क्या हो गया, 73 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे मीन को। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मीन फर्स्ट सैंपल का, यानी एक्स बार। तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एक्स अपॉन N1। N1 मतलब जितनी उसमें ऑब्जर्वेशन है। तो समेशन एक्स कितना आया आपका 94, तो समेशन एक्स के प्लेस पे तो 94। N1 मतलब इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारी 11.75। तो ये फर्स्ट सैंपल का मीन आ गया। अब इसके बाद सेकंड सैंपल का मीन फाइंड करते हैं बाई बार। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, समेशन वाई अपॉन N2। N2 मतलब जितनी उसमें ऑब्जर्वेशन है। तो समेशन वाई कितना है 73, तो इसके प्लेस पर 73 पुट करेंगे। और N2 कितना है 7, तो N2 के प्लेस पर 7 पुट कर देते हैं। तो कैलकुलेट होकर बाई बार कितना मिला, सेकंड सैंपल का मीन 10.42 मिला। ठीक है, तो जब एक्स बार और वाई बार आपको मिल जाता है, इसके बाद आप फाइंड करते हैं एस को। तो एस का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला था इसका, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2। तो देखिए इसके लिए आपको चाहिए पहले समेशन किसका, x माइनस एक्स बार का और y माइनस वाई बार का। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको x माइनस एक्स बार का। ठीक है, और x तो x है ही, x बार कितना है, x बार अभी आपने फाइंड किया है 11.75। तो ये आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस 11.75, और आपको स्क्वायर चाहिए तो डायरेक्ट आप इसके स्क्वायर का कॉलम भी बना सकते हैं, यानी x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर, चलिए बना लेते हैं तो कॉलम। तो हमने डायरेक्ट कॉलम बना लिया x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का। अब क्या किया हमने, देखिए x तो ये है, इसमें से हमने x बार की जो वैल्यू आई थी, एक्स की जो वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी एक्स बार की वैल्यू 11.75। तो यानी ये जो कॉलम है आप किसका बना रहे हैं, एक्स माइनस 11.75 का स्क्वायर। तो कैलकुलेटर में ये फंक्शन सेट कर लेंगे आप, और इसमें एक्स की वैल्यू जब आप 9 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। 11 पुट करेंगे तो ये 0.56 मिलेगा। 13 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.56 मिलेगा। इस तरह से x की सभी वैल्यूज के लिए ये सभी वैल्यूज आपको इसकी मिल जाएंगी। उसके बाद आप इसका टोटल फाइंड कर लेंगे, समेशन फाइंड कर लेंगे, जो कि कितना आएगा,
33.50 आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर कॉलम बनाएंगे बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर का, यानी बाई माइनस बाई बार कितना आया था, बाई बार आया था आपका 10.42, यानी बाई माइनस 10.42 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर में सेट कर लेंगे और ये कॉलम कंप्लीट करेंगे। तो हमने ये कॉलम बना लिया, ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बाई माइनस बाई बार होल स्क्वायर, यानी बाई माइनस कितना था 10.42 बाई बार के प्लेस पर। ठीक है। अब इसमें आप जैसे ही y की वैल्यू, इस फंक्शन को जब कैलकुलेटर में सेट करेंगे, y माइनस बाई बार यानी 10.42 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेटर में सेट कर लीजिए। इसमें y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको इसकी 0.18। 12 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 2.50। इस तरह से आपको y की सभी वैल्यूज के लिए ये सभी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। जब इतना हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, इस कॉलम का समेशन फाइंड कर लेते हैं। इन सभी वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, जो कि कितना आता है ऐड करने के बाद 23.7 बनना जाएगा। ठीक है। जब इतना हो जाए उसके बाद अब हम फाइंड करते हैं एस। एस का क्या फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया था अभी, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। अब देखिए इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल आया ये, तो इसके प्लेस पर ये पुट कर देंगे। इसका टोटल कितना आया, बाई माइनस बाई बार के होल स्क्वायर का ये आया, तो इसके प्लेस पर ये पुट करेंगे। n1 कितना है 8 है, यानी फर्स्ट सैंपल में 8 ऑब्जर्वेशन है, n2 7 है, सेकंड सैंपल में 7 ऑब्जर्वेशन है। तो सभी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। तो और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो एस कितना मिला हमें, एस मिल गया हमें 2.097। जब एस आ जाता है हमारा, उसके बाद हम फाइंड करते हैं टी को। टी का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस बाई बार अपॉन एस इंटू अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। अब एक्स बार तो हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, बाई बार भी फाइंड कर चुके हैं। एस की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर लिया है 2.097, और n1 n2 हमें पता है कितना है 8 और 7। तो ये सभी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं टी के। तो हमें टी की वैल्यू जो मिलती है कैलकुलेट करने पर, वो कितनी मिलती है 1.22। अगर अब अगर ये नेगेटिव होती तो ये जब मॉडुलस लेते हैं हम टी का, ठीक है, तो ये प्लस की हो जाती, लेकिन ये तो प्लस की है ऑलरेडी। तो यानी मॉडुलस टी की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी आएगी 1.22 आएगी। और ये टी की कैसी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो कि आपने कैलकुलेट की है। तो इसको आप बोल सकते हैं टी कैलकुलेटेड, यानी ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है। जब टी की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कर दें आप, तो उसके बाद आप टी की टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी टी टेस्ट की जो टेबल है उससे टी की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसके बिहाफ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बिहाफ पर। तो अब हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 माइनस 2। अब n1 8 था हमारा, n2 कितना था 7 माइनस 2 तो कितना आया 13। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 13 आ गई। अब हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं अल्फा। तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हम उसकी वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 5%, वो हम ले लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमने कितनी लेट कर ली 5%। 5% मतलब 0.05। अब हम क्या करेंगे, टी अल्फा फाइंड करेंगे। टी अल्फा मतलब टी की अल्फा पर वैल्यू है, अल्फा मतलब 5% पर वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। किससे फाइंड करेंगे, टेबल से। तो टेबल में आप क्या देखेंगे, 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम से देखेंगे आप, 13 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने देखेंगे किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, 0.05 पर। तो टी की
टेबुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी टी अल्फा 2.16। डायरेक्ट देख लेंगे आप, क्योंकि जो टेस्ट यूज कर रहे हैं वो कैसा यूज कर रहे हैं, टू टेल टेस्ट यूज कर रहे हैं, और टेबल भी आपके पास टू टेल टेस्ट की ही होगी, तो डायरेक्ट आप वैल्यू देख लेंगे कितना, 2.16 वैल्यू आ जाएगी ये टेबल की टी से। अब आप टी की टेबल से जो वैल्यू देखी है टी अल्फा, और टी की जो वैल्यू कैलकुलेट करी है, ये टी की कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दोनों को वैल्यूज को आप कंपेयर करेंगे आपस में। तो हमने इन दोनों को जब कंपेयर किया, तो हमने ये देखा कि टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टी की जो टेबुलेटेड वैल्यू है उससे लेस देन है। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होती है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो उस केस में नल हाइपोथेसिस जो होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो यानी अब आप डिसीजन लिख सकते हैं, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस आपकी क्या होगी, एक्सेप्टेड। यानी एच नोट क्या हो गई, एक्सेप्टेड। यानी जो एच नोट में जो स्टेटमेंट लिया था वो कंसीडर किया जाएगा, वो ट्रू माना जाएगा, क्योंकि एच नोट एक्सेप्ट हो चुका है। और एच नोट में क्या स्टेटमेंट लिया था, आपने लिया था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ सैंपल वन एंड मीन ऑफ सैंपल टू। यानी दोनों सैंपल्स के मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।